कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आपके समक्ष हैं। आप तो जानते हैं कि देश के विकास में रेलवे की अति महत्वपूर्ण भूमिका है और रेलवे एक धमनी की तरह संवाहिका के रूप में हमारे विकास में कार्य करती है। और जब विकास के लिए ट्रेन की जरूरत पड़ती है तो उसमें इंजन का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में लोकोमोटिव इंजन हो या डीजल इंजन हो, उसका निर्माण कब और कहाँ कैसे होता है, इस बात को लेकर के आज हम बरेका के जीएम साहब के साथ हैं, आदरणीय नरेशपाल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो बरेका में इंजन बन रहे हैं उसकी क्या वर्तमान स्थिति है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बरेका में 1956 में पहली बार इस वर्कशॉप का शिलान्यास हुआ और पहला लोको 1964 में निकला। और बरेका के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इसकी एक विशेषता है जो कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजन के साथ साथ डीजल इंजन भी बनते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जैसे सर कि ये पहले इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई अभी 24-25 है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादातर हम जोर करें कि हमारे डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन बनने चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक इंजन बन रहे हैं तो उसमें संस्थान को कितना घाटा या फायदा या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डीजल, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि डीजल हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है। इलेक्ट्रिक हम लोग खुद ही बनाते हैं और करीब जो इलेक्ट्रिक में खर्चा है वो डीजल के खर्चे से करीब आधा पड़ता है। इससे हमारे संसाधनों का पूरा उपयोग होता है। कम पैसे में हम लोग ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट सेक्टर चलाते हैं। इसकी रेलवे की एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। रोड पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उससे करीब 6 गुना ज़्यादा एफिशिएंट रेल सेक्टर है। तो जितना हम लोग ट्रैफिक रोड से रेल पर लाएंगे उतना एनर्जी हम लोगों की सेव होती है। डीजल सेव होता है तो फॉरेन एक्सचेंज भी सेव होती है और इलेक्ट्रिकल से वातावरण भी साफ सुथरा रहता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अच्छा सर, ये डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन बनाने में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है इसमें? एक आपने बहुत अच्छी बात पूछी है जो तकनीकी भी है और जनरल पब्लिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है जी। आपने देखा होगा कि जहां इलेक्ट्रिक लोको चलता है ऊपर तार रहता है और डीजल के ऊपर कोई तार वगैरह चीज़ नहीं रहती है। डीजल खुद ही अपनी एनर्जी खुद ही बनाता है और फिर वो ट्रैक्शन मोटर में जाते हैं और फिर वो गाड़ी को संचालित करते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन आपने जिसको देखा होगा ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिक लेती है और उसके बाद इंजन चलता है और वो गाड़ी को खींचता है। एक बात बड़ी अहम है सर कि जो यहाँ दक्ष स्टाफ था, जो दक्ष कर्मचारी थे वो लोकोमोटिव के थे या डीजल के थे, तो अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने में कुछ दिक्कतें आती होंगी या कोई टैलेंट या कोई नए स्टाफ की जरूरत पड़ती होगी या कोई मैन पावर, कैसे क्या आप लोग करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये आपने जो पूछा है ये हमारे स्टाफ की दक्षता को दिखाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और डीजल बिल्कुल अलग तकनीकी हैं। डीजल में दक्ष आदमी से इलेक्ट्रिक का कार्य कराना एक बहुत ही कुशलता वाला काम है, क्योंकि पहले पूरा हमारा सिस्टम डीजल के प्रोडक्शन के लिए था। उसके बाद हम लोगों ने पूरी असेंबली लाइन चेंज की, उसको इलेक्ट्रिक के अनुरूप बनाया। सबसे बड़ी बात है यहाँ का स्टाफ, जो 2017 में 2 लोको बना के और अभी हम लोग 2025 में 472 लोको बनाए। ये स्टाफ ने पूरा इनिशिएटिव लेके पूरी लर्निंग की, हमने यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कराई, बाहर जाके सीख के आए। 1 साल में ही डीजल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। इसका पूरा श्रेय यहाँ के स्टाफ को जाता है और यहाँ के कुशल नेतृत्व को जाता है। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। सर, आप तो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी ये बहुत बड़ा सपना है कि हम आधुनिकीकरण की तरफ जाएं, स्वदेशी की तरफ जाएं।
कोई भी जो आधुनिकतम विकास हो या जो भी चाहे किसी क्षेत्र में हम जाए तो उसमें स्वदेशीकरण की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में अगर आप लोग ये बना रहे हैं तो क्या जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसको बनाने के साथ साथ इसका कुछ निर्यात या कुछ इस तरह से कुछ हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हम लोगों ने डीजल से इलेक्ट्रिक के ऊपर स्विच ओवर किया है। उससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लोको ही यहाँ पे बन रहे हैं। डीजल लोको केवल हम लोगों के जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या जैसे हमारे जो नॉन रेलवे कस्टमर्स हैं जैसे एनटीपीसी या सेल, उनके लिए हम लोग बनाते हैं। मैक्सिमम हम लोग इलेक्ट्रिक लोको ही बना रहे हैं, प्लस उसमें पूरी तकनीकी स्वदेशी है, मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड, जो हम माननीय प्रधानमंत्री का मोटो है, हम लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं। लगभग 100% हम लोग स्वदेशी तकनीकी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लक्ष्य भी निर्धारित होता होगा कि एक साल में कितने हमको इंजन बना लेने हैं या कितने हमको मार्केटिंग के लिए देने हैं, तो उसका निर्धारण कैसे होता है? किस तरह से आप लोग टारगेट अचीव कर पाते हैं अब तक? इसके लिए पूरा हमारा ट्रैफिक एनालिसिस होता है रेलवे बोर्ड के लेवल पर। उसके बाद डिसाइड होता है कि कितने वैगन बनेंगे, कितने इंजन बनेंगे, कितना हमारा गुड्स का ट्रैफिक है। उसके बाद हम लोगों की 3 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो लोको बनाती है। एक है CLW जो कि चितरंजन में है, PLW जो पटियाला में है, और एक BLW। तो BLW को जो हमको टारगेट मिला था लास्ट समय 472 का मिला था, और हमने 477 लोकोज बनाए। टोटल अभी हम लोग नंबर 2 पर हैं, और इस बार हम लोगों को 555 लोगों को टारगेट मिला है, और नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको भी पास कर देंगे, और शायद हम लोगों का टारगेट नेक्स्ट ईयर CLW से भी ज़्यादा रहेगा। अच्छा सर, एक मन में मेरे सवाल ये भी आ रहा है कि आप लोग इलेक्ट्रिक इंजन बनाते हैं, तो मैं कभी बाहर से या सड़क पे आते जाते देखता हूँ ट्रैक पे बड़े पुराने इंजन खड़े होते हैं, तो उसमें से कितना मटेरियल आप लोगों को मिल जाता है, कितना आप लोग एडिशनल उसमें जोड़ घटाना करते हैं, थोड़ा सा बताएं ना जनता के लिए। नहीं, वो जो आपने ट्रैक के पास पुराने लोको देखे वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग लोको नहीं है, बेसिकली वो शंटिंग लोको है। हम लोगों को जो लोको एक लाइन से दूसरी लाइन पे प्लेस करना होता है उसके लिए यूज होते हैं। हमारा जो लोको है वो नया निकलता है, और अभी हम इलेक्ट्रिकल लोको ही बना रहे हैं केवल एक्सपोर्ट के लिए। जैसे अभी मोजाम्बिक के लिए हमको 10 लोगों का ऑर्डर मिला है, वो हम लोग डीजल लोको बना रहे हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रिक लोको। ऐसा नहीं है कि जो पुराने इंजन है उसको ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह से? नहीं, ऐसा कोई अभी वो विचार नहीं है। एक बात और सर, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रिक इंजन कितना उपयोगी है? जैसा कि आप जानते हैं डीजल जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह की जो प्रदूषित गैसें निकलती हैं वो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहती हैं। तो ये तो जग जाहिर है कि इलेक्ट्रिक लोको जिसमें कोई प्रदूषित गैस नहीं निकलती वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे अच्छा है। और ये पर्यावरण के क्षेत्र में आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं कि आसपास का परिवेश भी साफ सुथरा रहे, और लोग जो हमारे कर्मचारी हैं या जो स्टाफ है, जो बनारस की जनता है, उन पर क्या दायित्व है, उनके लिए आप लोग क्या कुछ करते हैं? अभी हम लोग जो है पर्यावरण में एक तो डीजल से इलेक्ट्रिक हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे जो पूरा कॉलोनी और वर्कशॉप है उसमें हम लोग जीरो डिस्चार्ज, हम कोई एफ्लुएंट जो है बाहर डिस्चार्ज करते नहीं है, जीरो डिस्चार्ज है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम लोग सोक पिट बना रहे हैं, पूरा वाटर रिचार्ज फैसिलिटी है, जो बारिश का पानी है ज़मीन में जाता है, हम लोग बाहर से कोई पानी नहीं लेते हैं। उसके बाद एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और जो भी कचरा है उसको ट्रीट करते हैं। जीरो प्लास्टिक वेस्ट की हमारी पॉलिसी चल रही है, और कोशिश ये रहती है कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, BLW साफ सुथरा रहे। BLW जो है एक राष्ट्रीय नवरत्न के रूप में उभरी, और इसकी पहचान बने, चाहे कमाई की बात हो, चाहे एक स्टेटस की बात हो, तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ आगे प्लानिंग है आप लोगों की? अभी हम लोग जैसे कि आपको पता ही है कि एक वंदे भारत गाड़ी है जी,
इसके अलावा जो जनरल पब्लिक के लिए अमृत भारत गाड़ी, जिसमें कोई एसी कोच नहीं होगा लेकिन वंदे भारत की बराबर ही फैसिलिटी होंगी, उसके इंजन बनाना हमने शुरू किया है। इस साल हमको करीब 24 लोगों का टारगेट मिलेगा। इसमें जो पुश पुल टेक्नोलॉजी यूज होगी, जिसमें 2 लोको लगेंगे, उसमें हाई स्पीड रहेगी, उसमें सब जो वंदे भारत में फैसिलिटी है लगभग वही फैसिलिटी रहेंगी और जनरल पब्लिक के लिए बनेगी। इसके अलावा हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट में डीजल इंजन को एक्सपोर्ट करने के लिए और क्या क्या, जैसे अभी मोजाम्बिक है और अफ्रीकन कंट्री है और ईरान वगैरह में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जहां भी हम लोगों को जो भी हमारे को चैलेंजेस मिलेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसके खरे उतरें। एक सवाल सर, मैं आ रहा था रास्ते से, तो लोगों ने ये कहा कि वंदे भारत तो चल रही है, अभी अमृत भारत की भी आपने बात कही, उसमें इंजन तो लगता नहीं है, तो उसका और ये इंजन का क्या सामंजस्य होगा, थोड़ा सा बताएं आप। वंदे भारत में कोच के अंदर ही प्रपल्शन लगा हुआ होता है। अमृत भारत में क्या है कि हम लोग दोनों तरफ इंजन लगाते हैं, उससे 2 इंजन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने का समय भी कम लगता है। अच्छा, तो पूरी हाई स्पीड फैसिलिटी जो वंदे भारत में मिल रहा है, वही जनरल पब्लिक को अमृत भारत ट्रेन में अवेलेबल हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं है कि वंदे भारत के आने से इंजन की उपयोगिता कम हो जाएगी। नहीं, इंजन की उपयोगिता कभी कम नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा गुड्स ट्रैफिक है वो हमेशा ही इंजन से ही चलेगा। तो गुड्स लो को बनाने के लिए हमको वर्कशॉप में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा सिंगल इंजन से डबल इंजन की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और सर हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप लोगों को टारगेट मिलता है, तो क्या टारगेट अचीव हो जाता है? ये हमारी कार्यकुशलता है कि हमारे जो स्टाफ है, अब ये देखिए कि हम लोग पहले करीब 300 इंजन बनाते थे, अभी 500 इंजन के आसपास पहुंच गए। ये हमारे जो स्टाफ है यहाँ और जो भी नेतृत्व है, उसकी कुशलता है कि वो केवल उसी स्ट्रेंथ में पूरे संसाधनों का उपयोग करके पूरी हम लोगों ने प्रोडक्शन डबल कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और सर स्टाफ की भी कमी हो गई है, पहले तो इतना स्टाफ था, अभी तो स्टाफ कम हो गया है। बिल्कुल, ये मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी कुशलता है कि कम स्टाफ होते हुए भी वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। अच्छा सर, आपको आए यहाँ 6 महीने लगभग हो रहे हैं, तब से लेकर के अब में कुछ खास उपलब्धि? एक तो उपलब्धि यही है कि हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन दिया है। मार्च के महीने में हमने 61 लोको बनाए, जो कि अब तक बरेका के इतिहास में पहली बार बनाए, एक महीने में 61 लोको। टोटल हमने 477 लोको बनाए। उसके अलावा भी हम स्टाफ वेलफेयर पर भी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छा इम्प्रूव हो, हॉस्पिटल इम्प्रूव हो। उसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए काफ़ी कुछ, जैसे उनके लिए टॉयलेट्स है, चेतना विद्यालय है हमारे यहाँ, जो कि दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देता है, जिससे वो समाज के प्रति कुछ कर सकें और कुछ अपना कमा भी सकें, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो सके। एक सवाल और है सर, ये जो गुमटी आपके यहाँ मार्केट है छोटी सी बगल में ही, तो बड़ी लोगों में ये जिज्ञासा है कि क्या रेट बढ़ रहे हैं, क्या रेट घट रहे हैं, उस पर कुछ बताएंगे? ये तो एक रेलवे बोर्ड की पॉलिसी रहती है। अच्छा, तो वहां से डिसाइड होता है कि इस साल ये रेट रहेगा, हमको उसको फॉलो करना पड़ता है। और हमने बहुत वो प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन किया है। पहले यहाँ बड़ी परेशानी थी, मतलब प्रशासन और गुमटी मार्केट के बीच में अविश्वास की भावना थी, जो कि आपने देखा होगा कि अब खत्म हो चुकी है। तो हमने उनको कॉन्फिडेंस में लेके सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया है, अब वहाँ पे कोई परेशानी नहीं। एक विद्यालय भी चलता है यहाँ पे, सेंट जॉन्स विद्यालय है जी, आपकी एरिया में है, तो ऐसी तो नौबत नहीं आएगी बंद हो जाए कहीं? नहीं, कोई भी जो हम लोग स्टाफ को फैसिलिटी दे रहे हैं और जो बनारस के लोगों के लिए जितनी भी फैसिलिटी है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे कुछ सोशल वेलफेयर में कुछ खास काम हो रहा हो? सोशल वेलफेयर में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के स्टाफ के लिए हम और अच्छी मेडिकल सुविधाएं, प्लस यहाँ जो हमारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है, हमने उनके लिए अलग रेस्ट रूम, क्रेस्ट फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड किए। अभी हम लोग एक नया काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर है, तो हम लोग एक पूरा सेक्शन
महिलाओं द्वारा ही चलाया जाएगा। उसमें पूरे करीब 70-80 महिलाएं होंगी, जो कि हमारा केवल हार्नेस सेक्शन है, जहाँ पे पुरुष रहते थे। हम पूरी महिलाओं को ट्रेन करके उस सेक्शन को बनाने वाले हैं, जो कि 2-3 महीने में एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा उनको जो भी परेशानी है, सैटरडे के दिन में सबको एक घंटे का टाइम दिया हुआ है, जो आके डायरेक्ट मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। एक सर, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक संसदीय क्षेत्र है, और ऐसे में कोई लेथार्जीनेस या कोई आज या कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ये सारी बात नहीं रह जाती। दिन एंड देयर डिस्पोजल की बात आती है। तो ऐसे में आपका रोल तो बहुत चौकन्ना रोल होगा कि भाई जिसका काम आया तुरंत डिस्पोजल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो हम पूरी कोशिश हम करते हैं सभी कि लोगों का दायित्व होता है कि जो भी आदेश या निर्देश जो भी मिल रहे हैं उसको किया जाए। तो ऐसे में आराम से सब ठीक चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल, हम तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग जो भी हमको कार्य करने को मिलता है, हम लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार रहते हैं। यहाँ के ऑफिसर ही नहीं बल्कि कर्मचारी भी आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब थोड़ी सी निजी बात कर लें सर, ये तो व्यावसायिक बातें हम लोगों ने कर लिया। सर, आपके कितने साल नौकरी के हो गए हैं? मेरे करीब 35 साल हो गए हैं नौकरी के। 35 साल हो गए। तो कहाँ कहाँ सर रहे आप? मैं ज़्यादातर मध्य रेलवे में रहा हूँ, और मध्य रेलवे में जो कि अभी एनसीआर रेलवे का पार्ट है, मेरे जो कार्य था वो झांसी से शुरू हुआ था। जी जी। झांसी में करीब 2 साल था। उसके बाद बॉम्बे, भुसावल, पुणे इत्यादि जगह पे कार्य करते हुए, और अब मैं बनारस क्षेत्र में आ गया हूँ। तो और जगह से और बरेका से में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? और जगह बहुत मैकेनाइज लाइफ रहती थी, बिल्कुल। मतलब जैसे बॉम्बे में तो ऐसा है कि मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाया रहता था। बरेका में बिल्कुल जैसे फैमिली माहौल रहता है, सब लोग आके मिलते हैं, मिल के काम करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। एक तो ये आध्यात्मिक जगह भी है। तो बनारस आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बनारस आके हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बेसिकली यूपी से ही हूँ, अलीगढ़ के रहने वाले हैं हम लोग, लेकिन कभी झांसी के अलावा उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका नहीं मिला। अच्छा। तो ये पहली बार है जो मैं इधर आया हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले जरूर आशंका लग रही थी कि नई जगह जाके कैसे होगा, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों का इतना प्यार मिला है कि मतलब मैं जो भी भारत सरकार काम करने को देती है, मैं खुशी खुशी तैयार हो जाता हूँ, और लोग बहुत सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। चलते चलते सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आजकल पेरेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, हर पेरेंट्स की अभिलाषा होती है कि बच्चा हमारा ये करे, बच्चा हमारा वो करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्या क्या बने। तो उस बारे में जो बच्चों पे स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकली हो जाता है कि 90%, 80%, फलाना %। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप करते रहे और क्या कुछ करना चाहिए? मैं यूथ से ज्यादा उनके माता पिताओं को बोलना चाहूंगा कि आप जो है उनको कार्य करने की फ्रीडम दें। हमारा जो आज का यूथ है बहुत समझदार है, वो अपना रास्ता खुद ही देख लेते हैं, खुद ही अपना रास्ता बना लेते हैं। उनके बारे में चिंता मत कीजिए, और उनको जो अच्छा लगे उसी जगह काम करने के लिए उनको उत्साहित कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। और बच्चे घबराए नहीं? बिल्कुल, बच्चे घबराए नहीं। वो हमसे, जो हमारी पीढ़ी है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। सर, आपने अपने जीवन में या पढ़ाई लिखाई के में रेडियो सुना है कभी आपने? बिल्कुल, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो जो कभी कभी तो शास्त्रीय संगीत बैकग्राउंड में बजता रहता था। अच्छा, वो रेडियो में ही सुनाई पड़ता था। आजकल बाकी जैसे फिल्मी गाने वगैरह में लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन हम लोग जो फ्लूट है या इस तरह का सितार वादन है वो बैकग्राउंड में चलता रहता था, तो बड़ा मतलब हमारा दिमाग भी कंसंट्रेट होकर पढ़ सकता था। सर, एक बात बताइए कि जैसे रेडियो की इम्पोर्टेंस अभी समाज में होना है या नहीं होना है, क्या आप महसूस करते हैं? नहीं, रेडियो की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में है, या कुछ गाड़ी चला रहे हैं, या तो उस समय आप रेडियो बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे दिमाग और भी ज़्यादा स्वस्थ रहता है और अच्छा फील करता है। दूसरा ये, रेडियो में थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जो कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि
साइंस के बारे में, या जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन कैसे काम करता है, इस तरह के कार्यक्रम बनाएंगे तो लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो विजुअल मीडियम तो है नहीं, जी, केवल जी। सुनने वाला है। तो उसमें आपको पब्लिक का फीडबैक भी लेना पड़ेगा कि वो उसका इंटरेस्ट कैसे बनाए रखें, जी 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 जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो के बारे में। रेडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना के लोग सुने समझे, मतलब उसको दिमाग वहीं रहे, क्योंकि टीवी तो लगभग अभी आप जैसे कि न्यूज देखते होंगे, बस बस बस। तो वो न्यूज सुनी अनसुनी सब एक जैसा ही हो जाता है। जी जी। तो फिल्मी संगीत भी आप सुनते हैं, सॉन्ग्स, गीत? बिल्कुल, मैं तो बनारस आके थोड़ा सीखना भी शुरू किया है, हारमोनियम बजाना सीख रहा हूँ मैं। अरे आप अच्छा ये बताइए कि जो है रेडियो में गाना अगर सुनते हैं, अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं कि हम सुनाएं आपको? किसी फिल्म का नाम बताइए। फिल्मी गाना सुने तो मुझे बहुत कौन सा, किसका बहुत दिन हो बताइए? गए, लेकिन मुझे फ्लूट बहुत अच्छा लगता है। रेडियो में जब फ्लूट आता है। फ्लूट तो मैं बजाता ही हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ एक ग्रेड का, अच्छा, फ्लूट का। तो एक कभी आपको सुनाऊंगा जब आप कहेंगे तो। अभी तो हम लोग संकट मोचन गए थे आप? पूरा, जैसा कि बताया ही था आपको, हाँ 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 हाँ। तो हम लोग 3-4 दिन गए थे वहां पर। तो एक तो जो भजन सुने हमने अनूप जलोटा हाँ, जी अनूप के, जलोटा वो जी। बड़े इंटरेस्टिंग। और लड़की जो आप बोल रहे थे ना रेडियो में, रेडियो जैसे ये हमारे जलोटा जी भजन सुनाते हैं ना, हाँ। बीच में कुछ बोलते कुछ हैं, बोलते कमेंट्री। रहते हैं। इस तरह से अगर हम रेडियो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे ना तो बहुत। इनवाइटेड ऑडियंस होगा हम। ठीक, वेरी गुड। एक गाना हम सुनाना चाहते हैं, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बताइए, हम सुनाएं। आप जो है सेमी क्लासिकल कोई भी गाना सुना दीजिए। सेमी क्लास का, ठुमरी दादरा टाइप का? हाँ, ठीक है, तो आपको हम एक ठुमरी सुनाते हैं गिरिजा देवी की आवाज में, ठीक है? नाजुक बहिया बहिया क्या क्या मरोरी श्यामा नाजुक बहिया क्या मरोरी
और सर हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके? रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसमें जो है श्रोताओं के अलावा जो रेडियो के प्रोग्राम बनाते हैं उनका दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे हम लोग अपने श्रोताओं को बांध के रखें, कैसे उनको आकर्षित करें, वो तभी हो सकता है कि हम श्रोताओं से पूछें कि आप क्या सुनना चाहते हैं। और जब कोई भी प्रोग्राम प्रसारित होता है रेडियो से तो कितना उसका सुनने का एरिया है या कितना लोग जो है फीडबैक देते हैं उससे ही पता लग जाता है। जी जी। उस डायरेक्शन में एक रिसर्च करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा माध्यम है और जिसमें एक कि हमारा आप रिसर्च यूनिट है वो जो लखनऊ में पूरा करता है, वो पूरा बताता रहता, गाइड करता है उनको कि यहाँ लिस्नर रही है, इस तरह के लिस्नर है, यहाँ इस तरह के लिस्नर है। उसी तरह के प्रोग्राम हम लोग फोकस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेडियो जॉकी जी जब वो करते हैं प्रोग्राम तो बिल्कुल लोग सुनते हैं एकदम कि क्या हमारे बोल रहे नहीं, हैं। हमारे केंद्र से ही आपको गुड मॉर्निंग बनारस में बच्चे करते हैं 20 मिनट का, उसको आप डेली सुन सकते हैं। सुबह एक पहला ट्रांसमिशन आप सुने तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल जिंदा दिली के साथ हो रहा है। सर आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, हमको इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत